स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी। सीमित दायित्व साझेदारी इसको हम कहते हैं। और ये जो है ये पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हमें पता है कि पार्टनरशिप में क्या है, जो एक्ट है हमारा वो क्या है 1932 जो है वो क्या है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो हम क्या है हमारी बुक में स्टडी कर रहे हैं अभी। तो ये वाला जो एक्ट है वो हम क्या है स्टडी करेंगे। लेकिन जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसमें जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है वो क्या है एप्लीकेबल होता है। यानी कि ऐसी कोई भी पार्टनरशिप जो क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर में क्या है बनी हो, उसको हम क्या कहते हैं एलएलपी कहते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है पार्टनरशिप में और एलएलपी में, क्या फ़र्क होता है? एक तो यही फ़र्क हो गया इन दोनों में कि ये 2008 जो है उसके रूल रेगुलेशन के अंडर में क्या है इसको एस्टिब्लिश किया जाता है और इसको 1932 के अंडर में एस्टिब्लिश किया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, हमने बात की थी पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा एक्ट 1932 है, इसके हमने नेचर और फीचर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि इसमें जो 1932 जो है उसमें जो पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर किसी कंडीशन के अंदर क्या है, मान लो कि जो बिजनेस है यानी कि फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म है उसको लॉस हो जाए, तो उस लॉस की भरपाई जो है उसकी पूर्ति जो है वो हम कहाँ से कर सकते हैं, वो हम क्या है पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी क्या है कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है क्योंकि यहाँ पर जो 1932 जो है साझेदारी अधिनियम है उसमें क्या है जो पार्टनर होता है उसका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन एलएलपी जो होता है उसमें जो इसकी लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दूसरा इसमें ये भी है कि जो हमारा जो एक्ट 2008 है एलएलपी जो है उसमें जो पार्टनर होता है और जो बिजनेस फर्म जो होती है उन दोनों का जो अस्तित्व होता है वो दोनों का क्या होता है अलग अलग अस्तित्व होता है। लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 है साझेदारी है, उसमें ऐसा नहीं होता। उन दोनों में क्या है कोई अलग अलग सेपरेट एंटिटी नहीं होती, वो दोनों एक ही बात होती है। तो इसके अगर फीचर के बारे में बात करें एलएलपी के, तो इसका जो पहला फीचर है वो क्या है कि इसको क्या है एलएलपी एक्ट जो है उस 2008 के अंडर में क्या है एस्टिब्लिश किया जाता है। लेकिन जो हमारी जो पार्टनरशिप है वो 1932 साझेदारी अधिनियम जो है 1932 के अंडर में क्या है उसको एस्टिब्लिश किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है इसके फीचर का वो है इट इज़ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी होती है ये और सेपरेट फ्रॉम दैट इट्स पार्टनर। यानी कि जो एलएलपी है वो अपने पार्टनर से बिल्कुल क्या होती है सेपरेट होती है, बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जो साझेदारी होती है जो 1932 के अंदर हमने बात की थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि उसमें जो पार्टनर है और जो फर्म है उन दोनों का क्या है सेपरेट एंटिटी, सब अलग अलग अस्तित्व क्या है नहीं होता, दोनों की एक ही बात होती है। लेकिन एलएलपी जो होती है वो क्या होती है, वो एक ऐसी एंटिटी है जो क्या है लीगल तरीके से अपने पार्टनर से बिल्कुल क्या होती है अलग होती है। अगला जो पॉइंट है वो है ए एलएलपी शेल है परपेचुअल ससेशन। यानी कि जो एलएलपी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका अस्तित्व जो है वो क्या होता है स्थायी अस्तित्व होता है। साझेदारी जो होती है नॉर्मल हमारी जो 1932 के अंडर में है वो क्या है कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है चलो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका अस्तित्व जो है वो स्थायी होगा और वो क्या है लंबे समय तक चलेगी। लेकिन जो एलएलपी जो होती है उसका जो अस्तित्व होता है वो बिल्कुल क्या होता है स्थायी होता है। लास्ट जो पॉइंट है इसका फोर्थ पॉइंट है वो है एनी चेंज इन द पार्टनरशिप पार्टनर ऑफ ए एलएलपी। कहता है कि अगर हम क्या है बात करें कि अगर किसी भी पार्टनर में कोई चेंज आता है, कोई भी पार्टनर क्या है छोड़ करके जाता है, कोई भी पार्टनर क्या है नया आता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, मतलब किसी भी तरह का चेंज आए, किस में पार्टनर में चेंज आए, किसका पार्टनर एलएलपी का पार्टनर, तो ऐसी कंडीशन में क्या है इसका इफेक्ट कभी भी फर्म के ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, और ये फर्म जो है वैसे की वैसे क्या है चलती रहती है।
और इसके साथ साथ क्या है, कोई भी राइट हो, कोई भी लाइबिलिटी हो एलएलपी की, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में अगर क्या है कोई भी इस तरह का चेंजेज आता है, पार्टनर से रिलेटेड कोई चेंजेज आता है, तो उसका इफेक्ट जो है राइट और लाइबिलिटी जो है, ठीक है, अधिकारों और उत्तरदायित्व जो हैं या दायित्व जो हैं उनके ऊपर क्या है पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि पार्टनरशिप में और एलएलपी में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो पार्टनरशिप है उस पे क्या है, पार्टनरशिप एक्ट साझेदारी अधिनियम जो है वो 1932 जो है वो क्या है एप्लीकेबल होता है। इसी तरह से जो हमारी एलएलपी है, ठीक है, एलएलपी के अंदर हमने बात की थी कि इसके ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 जो है वो क्या है एप्लीकेबल होता है। तो ये इनका जो है वो क्या है पहला डिफरेंस है, एप्लीकेबल लॉ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो पार्टनरशिप है 1932 के अंडर में जो पार्टनरशिप आती है, जो हमने इसमें पूरी बुक में हमने पढ़नी है, उसमें रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। यानी कि डिपेंड करता है फर्म के ऊपर कि वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। मतलब कि जो पार्टनरशिप है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी क्या है चल सकती है, लेकिन जो एलएलपी जो होती है उसमें क्या है रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है डिफरेंस है रजिस्ट्रेशन का। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है क्रिएशन। यानी कि जो पार्टनरशिप है और एलएलपी है उनका क्रिएशन कैसे होता है, कैसे बनती हैं ये। तो जो पार्टनरशिप होती है वो क्या है एग्रीमेंट के थ्रू होती है। यानी कि पार्टनरशिप में क्या है दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिल करके क्या है एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। और ये एग्रीमेंट जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना और बिजनेस रन करना, और उससे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसको क्या है आपस में बांटने से रिलेटेड एग्रीमेंट होता है। लेकिन जो एलएलपी होती है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको क्या है लॉ के अंडर में क्या है बनाया जाता है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन भी क्या होता है कंपल्सरी होता है। अगला जो पॉइंट है वो है सेपरेट। यानी कि जो पार्टनरशिप होती है वो कभी भी अपने पार्टनर से क्या है सेपरेट नहीं होती, बिल्कुल अलग नहीं होती। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर क्या है पार्टनर और फर्म दोनों का क्या है एक ही बात होती है। लेकिन एलएलपी जो होती है वो सेपरेट होती है। यानी कि पार्टनर और फर्म जो हैं वो दोनों क्या होती हैं अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों अलग अलग एंटिटी होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है वो है परपेचुअल सेशन, यानी कि स्थायी अस्तित्व। तो जो पार्टनरशिप होती है उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, वो क्या है कुछ समय के लिए भी हो सकती है या लंबे समय के लिए भी क्या है हो सकती है। लेकिन जो एलएलपी है उसका अस्तित्व क्या रहता है स्थायी अस्तित्व रहता है, इसको हमेशा क्या है लंबे समय के लिए क्या है बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नंबर ऑफ पार्टनर, यानी कि कितने पार्टनर होंगे। तो जो पार्टनरशिप है उसमें क्या है मिनिमम कम से कम कितने पार्टनर होने ज़रूरी होते हैं 2, और मैक्सिमम जो है वो कितने होंगे 50, यानी कि 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। लेकिन इसी तरह से जो एलएलपी है उसमें क्या है मिनिमम तो सेम है जो पार्टनरशिप के सेम है बिल्कुल 2, और मैक्सिमम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे। तो मैक्सिमम जो है इसमें कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनरशिप ऑफ एसेट्स, यानी कि जो संपत्ति होती है जितनी भी उस पे क्या है मालिकाना जो हक है वो किसका होगा। तो जो पार्टनरशिप है उसमें क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो क्या है ओनर होते हैं एसेट्स के, और इसमें क्या है फर्म जो है उसकी ओनरशिप नहीं होती। लेकिन जो एलएलपी जो होती है उसमें क्या है हमें पता है कि एलएलपी क्या है उसका अस्तित्व जो है वो पार्टनर से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए क्या है एलएलपी में जो ओनर है एसेट्स का वो कौन होगा, एलएलपी खुद फर्म जो है वो होगी। लेकिन जो पार्टनरशिप है उसके अंदर क्या होगा पार्टनर जो हैं वो क्या है मालिक होंगे, और इसमें क्या है फर्म मालिक होगी। इसमें फर्म मालिक नहीं होगी, पार्टनर मालिक होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइबिलिटी। तो देखो एलएलपी का मतलब क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो क्या रहती है लिमिटेड रहती है। लेकिन जो पार्टनरशिप है उसमें क्या होता है जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहती है अनलिमिटेड रहती है। तो ये था डिफरेंस पार्टनरशिप में और एलएलपी में। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में।
तो देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिल करके क्या है पार्टनरशिप करने का डिसीजन लेते हैं, तो उसके बाद उनके द्वारा जो भी मतलब कंडीशंस वगैरह रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो पॉलिसी बनाई गई है, उनको क्या है रिटर्न में वो क्या है एक परफॉर्मे में क्या है लिख लेते हैं, और ताकि क्या है फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होने की कंडीशन के अंदर क्या है वो इजीली से क्या है उस डिस्प्यूट को क्या है सॉल्व कर सकें। तो डीड जो होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो क्या है मेंशन करने चाहिए, इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें जो है वो मेंशन करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी झगड़ा होने पर क्या है इजीली से क्या है आसानी से उसको क्या है सुलझाया जा सके। पार्टनरशिप जो डीड होती है उसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है द नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। जिस नाम से क्या है फर्म खोली गई है उसका नाम और एड्रेस क्या है उसमें लिखना ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनके नेम हमें क्या है इसमें लिखने चाहिए, और इसके साथ साथ क्या है उनका एड्रेस है वो भी क्या है इसमें मेंशन करना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म पर्पज टू डू, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए बिजनेस जो है वो खोला गया है, जिस पर्पज़ के लिए हमने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, उसकी नेचर और वो टाइप जो है वो भी हमें क्या है मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, यानी कि हर एक पार्टनर ने क्या है कैपिटल के तौर पे क्या है कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो देखो जब भी कोई पार्टनरशिप में पार्टनर मिलकर के क्या है बिजनेस शुरू करते हैं, फर्म की शुरुआत करते हैं, तो सभी पार्टनर या कुछ पार्टनर के द्वारा कोई भी यानी कि रेशो के अंदर क्या है पैसा जो है वो बिजनेस में लगाया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर हर एक पार्टनर ने मान लो जितना जितना भी पैसा लगाया है, ठीक है, तो वो हमें क्या है मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ए ने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैपिटल के तौर पे, बी ने कितना किया है, तो वो मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो बिजनेस में पार्टनर जो है वो क्या लगा रहे हैं कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई पार्टनर जो है वो ज़्यादा लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है कम लगा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है अगर वो ब्याज लेना चाहते हैं उसके उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो वो इंटरेस्ट की जो रेट है या इंटरेस्ट है उसको भी क्या है मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो वो क्या है फर्म से क्या है वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो तभी मिलेगा पार्टनर को जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो पार्टनर को क्या है पूंजी के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इसके साथ उसकी रेट जो है वो इंटरेस्ट की रेट है वो भी है उनको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें वो है इसमें ड्राइंग क्या होता है। देखो बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेस के जो पार्टनर हैं, उन्होंने क्या है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है उसको हम क्या कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। तो हमें डीड में क्या है मेंशन करना पड़ेगा कि कोई भी पार्टनर क्या है कैसे पैसे निकाल सकता है और कितनी अमाउंट जो है वो क्या है निकाल सकता है पर्सनल यूज के लिए, वो हमें क्या है इसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है देखो, अब देखो पैसा अगर निकाल रहा है तो उसके ऊपर अगर फर्म ब्याज लेना चाहती है, ड्राइंग के ऊपर क्या है फर्म जो है वो पार्टनर से इंटरेस्ट लेना चाहती है, ठीक है, तो उसकी जो रेट है और उसके बारे में भी क्या है मेंशन करना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या है कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह क्या है इसमें भी हमें क्या है ध्यान रखना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तभी पार्टनर को मिलेगा जब क्या है उसके बारे में क्या है डीड में लिखा गया हो। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी क्या है यही चीज़ है कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो फर्म तभी चार्ज करेगी जब क्या है डीड के अंदर क्या है मेंशन हो, और अगर क्या है डीड के अंदर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया और रेट के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो है वो क्या रहेगा। तो देखो हमने बात की थी कि जो फर्म जो होती है उसको क्यों शुरू किया जाता है, पार्टनर क्यों करते हैं स्टार्ट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उनके द्वारा जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो वो हमें क्या है मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या है, किस अनुपात में क्या है वो उसको बांटेंगे, वो मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्या है मान लो पार्टनर अपना जो रेशियो है वो प्रॉफिट लॉस का रेशियो है वो डिसाइड नहीं करते कि उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। डीड में ना लिखने पर बराबर प्रॉफिट लॉस बांटा जाएगा। नाइन्थ जो पॉइंट है वो है सैलरी। तो देखो सैलरी का मतलब क्या है कि देखो जब कई बार क्या होता है मान लो ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो उसमें क्या है कुछ पार्टनर जो है वो बिजनेस की देख रेख करता है, संभालता है। ठीक है, तो अगर वो संभाल रहा है तो अगर वो सैलरी चाहता है तो उसके बारे में डीड में लिखना पड़ेगा कि उसको सैलरी देनी है, कि जो वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी देनी है। लेकिन डीड में अगर मेंशन नहीं है तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है गुडविल। देखो गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन, यानी कि फर्म की रेपुटेशन जो है उसको गुडविल कहते हैं। ठीक है, और ये जो गुडविल होती है इसका हमारा यहाँ पर यूज़ क्या है, इसका यूज़ तब पड़ेगा जब कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर आता है, कोई छोड़ के जाता है, किसी की रिटायरमेंट होती है या किसी की डेथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है गुडविल की वैल्यू लगाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर देखो गुडविल के आगे हम पढ़ेंगे, गुडविल को वैल्यू लगाने के कई सारे मेथड होते हैं, तो हमें इसमें डीड में लिखना पड़ेगा कि किस मेथड से हमने क्या है गुडविल की वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो वो हमें क्या है मेथड के बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म है उसकी लेखांकन की अवधि जो है वो क्या रहेगी। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट है वो किस हिसाब से बनाए जाएंगे, हाफ ईयरली बनाए जाएंगे या फिर क्या है 3-3 महीने के जो क्वार्टरली है वो बनाए जाएंगे, या फिर क्या है 1 ईयरली यानी कि पर एनम के हिसाब से बनाए जाएंगे। तो वो हमें क्या है दिखाना इसमें क्या है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म अकाउंट, यानी कि फर्म के जो अकाउंट है वो किस मेथड से क्या है, बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी बुक्स हमने मेंटेन करनी है और क्या मेथड रहेगा वो मेंशन करना क्या है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास क्या है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, अंकेक्षण करना, चेकिंग करना। ठीक है, तो इसमें क्या है जो फर्म के अकाउंट्स हैं उसको क्या है एक ऑडिटर से क्या है और जो ऑडिट है वो करवाए जाते हैं। तो हमें इसमें क्या है जो ऑडिटर है उसका नाम जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या उसका मेथड होगा उसको ऑडिटर को अपॉइंट करने का, तो वो हमें क्या है मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद 14 पॉइंट क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिस डेट को शुरू हुई, ठीक है प्रारंभ हुई, वो डेट जो है वो इसमें क्या है डीड में लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो कई पार्टनरशिप दो तरह की हो सकती है, एक तो वो हो सकती है जो कुछ समय के बाद क्या है ख़त्म हो जाए, जैसे कि हमने क्या है एक ब्रिज बनाने का ठेका लिया पार्टनरशिप के बेस पे और जैसे ब्रिज बन गया पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, तो वो तो होगी एक लिमिटेड टाइम के लिए। कई बार क्या होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो क्या है लंबे समय तक हमारा जो है वो चलता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या है लंबा हो जाता है। तो अगर कोई लिमिटेड टाइम है, ठीक है, तो उसको मेंशन करना क्या है ज़रूरी है कि कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप हमने क्या है की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ ऑफ डिसीजन। तो इसमें क्या है गवर्नर और मुर्रे के डिसीजन का यूज़ हमने क्या है करना है। ये केस है गवर्नर वर्सेस मुर्रे, तो इसका केस था, इस केस में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था। अब ये कब यूज़ करना है, जब कोई भी पार्टनर क्या हो जाता है इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि दिवालिया हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी पार्टनर दिवालिया होने पर हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, तो वो रूल हमने फॉलो करना है गवर्नर और मुर्रे का। देखो ये दो व्यक्ति हैं गवर्नर और मुर्रे, ठीक है, जिन्होंने जो क्या है पार्टनरशिप में शामिल हुए थे, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप में शामिल हुए थे, तो इसमें एक पार्टनर जो है वो क्या दिवालिया जो है वो हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या है किस रूल को फॉलो करना है, तो हमने इसमें कोर्ट में जो डिसीजन दिया था उस रूल को हम क्या है इसमें फॉलो करेंगे। बैंक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि कौन से बैंक के अंदर हमारे खाते होंगे, ठीक है, और उसके बारे में भी हमें क्या है मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रूल्स क्या फॉलो होंगे अगर नया पार्टनर आता है, तो वो भी हमें क्या है दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि किस रूल के अंडर में क्या है एक नया जो पार्टनर है उसको हम पार्टनरशिप में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट
19 पॉइंट जो है वो है रिटायरमेंट पे। हमने क्या है अकाउंटिंग की जो सेटिंग है, अकाउंट्स की सेटिंग जो है वो उससे रिलेटेड क्या रूल हमें क्या है फॉलो करने हैं। तो वो रूल जो है वो हमें डीड के अंदर मेंशन करने पड़ेंगे, ताकि क्या है जब रिटायरमेंट हो किसी पार्टनर की तो उस कंडीशन में क्या है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो 28 पॉइंट है हमारे पास। लास्ट पॉइंट है वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि अगर क्या है पार्टनरशिप में क्या है पार्टनर के बीच में क्या है कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा पैदा हो जाता है तो उसकी सेटलमेंट कैसे की जाएगी। तो इसमें कई बार ये होता है कि थर्ड पर्सन को पहले अपॉइंट कर दिया जाता है कि अगर झगड़ा हो गया तो ये थर्ड पर्सन जो सोल्यूशन निकालेगा उसी सोल्यूशन को हम क्या है फॉलो करेंगे और उसी सोल्यूशन को हम क्या है मानेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी थर्ड पर्सन का नाम अगर उसमें दिया जाता है तो वो भी क्या है इसमें मेंशन हमें क्या है करना पड़ेगा। तो ये 20 पॉइंट जो हैं वो हैं हमारे पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड हैं, ये कि पार्टनरशिप डीड में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा।